जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्वालियर। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? ग्वालियर। तो दोस्तों ग्वालियर में हम सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ग्वालियर जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्वालियर से एग्जाम में जैसे MPPSC, MPSI, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी और कांस्टेबल, इनमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्वालियर को दोस्तों बड़े ही अच्छे से पढ़ना है, और हम पहले ग्वालियर में उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जो ग्वालियर की बेसिक चीज़ें हैं वो बाद में हम देखेंगे ही इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले हम एग्जाम की दृष्टि से ग्वालियर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्वालियर के दर्शनीय स्थल और धार्मिक स्थल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दर्शनीय स्थल और धार्मिक स्थल। तो हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं हम? ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर का किला जो है दोस्तों, इसकी क्या क्या विशेषता है? तो ग्वालियर के किले की विशेषता की बात करें हम दोस्तों, तो ग्वालियर को क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया है? तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो भारत में किलों का रत्न ग्वालियर के किले को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं? तो ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ग्वालियर के किले से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है, ग्वालियर का किला कहाँ पर है? ग्वालियर में है, तो सबको ही पता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें कि जो हमारा ग्वालियर का किला है, इसकी बात करें तो ग्वालियर का किला कहाँ पर है? हमारा ग्वालियर में ही है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक, अब बात करें कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया है? तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण करवाया है दोस्तों, किसने करवाया है? राजा सूरज सेन ने करवाया है। ठीक, तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा करवाया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि यह किला इतना भव्य, विशाल व सुदृढ़ है कि इसे भारत के किलों का रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के किलों का रत्न कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें कि ग्वालियर के विशाल पहाड़ी दुर्ग, ठीक है, अर्थात पहाड़ पर बने दुर्ग अर्थात किले में कुल कितने दरवाजे हैं? तो दोस्तों 5 दरवाजे हैं। वो दरवाजे कौन कौन से हैं? तो पहला दरवाजा है आलमगीर दरवाजा, दूसरा है हिंडोला दरवाजा, तीसरा है गुजरी महल दरवाजा, चौथा है चतुर्भुज दरवाजा और 5वां है हाथीफोड़ दरवाजा। ठीक, तो ये 5 दरवाजे किसमें हैं दोस्तों? हमारे ग्वालियर के किले में है। ठीक, पहला दरवाजा कौन सा? आलमगीर, दूसरा हिंडोला, तीसरा गुजरी और चौथा चतुर्भुज, 5वां हाथीफोड़। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जो अपना ग्वालियर का किला है, इसे बाबर ने भी कुछ कहा है। तो बाबर ने ग्वालियर के किले के क्या कहा है? तो बाबर ने ग्वालियर के किले को किलों का मोती कहा है। ठीक है, बात करें हम, ग्वालियर का किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ किलों में से एक माना जाता है। इस किले को मुगल सम्राट बाबर ने क्या कहा है? किलों का मोती कहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाबर ने किस किले को किलों का मोती कहा है? तो किसे कहा है? ग्वालियर के किले को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ग्वालियर का किला। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तेली का मंदिर। तो जो हमारा तेली का मंदिर है, ये भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तेली का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसकी विशेषता क्या है? तो हम बात करें दोस्तों, जो हमारा तेली का मंदिर है, ये उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली पर बना मंदिर है। कैसा है? उत्तर भारत में स्थित एकमात्र मंदिर जो द्रविड़ शैली पर है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं दोस्तों, यह सभी नागर शैली में बने हैं, लेकिन जो हमारा तेली का मंदिर है जो ग्वालियर में स्थित है, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली पर बना है। ठीक, हम बात करें तो हमारे भारत में जो हैं 3 शैलियाँ चलती हैं मंदिर बनाने की। दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हैं? द्रविड़ शैली पर बने हैं। मध्य भारत में जो मंदिर बने हैं दोस्तों, वे किस शैली पर बने हैं? बेसर शैली में बने हैं। और जो उत्तर भारत में मंदिर बने हैं वो सब किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने हैं। तो उत्तर भारत में स्थित हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ये किस भारत में आता है? उत्तर भारत के अंतर्गत आता है। ठीक, तो उत्तर भारत के सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं, लेकिन उत्तर भारत के ग्वालियर में बना तेली का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली पर बना है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? मेहर भोज ने करवाया है। चलिए आइए देखते हैं हम। तो हम बात करें कि जो उत्तर भारत में द्रविड़ शैली पर बना एकमात्र मंदिर कौन सा है? तेली का मंदिर है। ठीक है, तो उत्तर भारत में द्रविड़ शैली पर बना एकमात्र मंदिर कौन सा है?
तेली का मंदिर है, क्योंकि उत्तर भारत के सभी मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में है। इसे छोड़कर, ठीक है, इसे छोड़कर अर्थात तेली के मंदिर को छोड़कर उत्तर भारत के सारे मंदिर नागर शैली में बने हैं, लेकिन तेली के मंदिर को छोड़कर क्यों? क्योंकि ये द्रविड़ शैली पर बना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि उत्तर भारत में स्थित ऐसा कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली पर बना है? तो कौन सा है? तेली का मंदिर है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि तेली का मंदिर कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर के तेली के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो मेहर भोज ने करवाया है। ठीक है, तो पहाड़ी के ऊपर प्रतिहार कालीन इस मंदिर का निर्माण 8वीं 9वीं सदी में राजा मेहर भोज द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मेहर भोज द्वारा किया गया। ठीक, तो जो हमारा तेली का मंदिर है ग्वालियर में किस वंशकालीन है? तो प्रतिहार कालीन है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? प्रतिहार वंश के राजा मेहर भोज ने करवाया है। ठीक, अब इसके बाद बात करें, क्वेश्चन बन सकता है कि यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, तेली का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। इसे तेली का मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मंदिर जो है तेली या तेल के व्यापारी द्वारा बनाया गया, जिसके कारण इसे तेली का मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो यह मंदिर विष्णु मंदिर स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। तेली के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर एक तेली अर्थात तेल के व्यापारी द्वारा बनाए जाने के कारण इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा तेली का मंदिर। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों सास बहू का मंदिर। तो सास बहू का मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हमारा ग्वालियर में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो सास बहू के मंदिर का निर्माण राजा महिपाल ने करवाया है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, सास बहू के मंदिर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सास बहू के मंदिर को सहस्त्र बाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हजार भुजाओं वाले विष्णु भगवान। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं किससे? सास बहू के मंदिर से। ठीक है, ये सास बहू का मंदिर है हमारा। चलिए, तो हम बात करें सास बहू का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है 1093 ईस्वी में राजा महिपाल द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजा महिपाल ने करवाया है। और इस कहाँ पर स्थित है हमारा जो सास बहू का मंदिर? तो सास बहू का मंदिर हमारा ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह मंदिर सास बहू को समर्पित है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? सहस्त्रबाहु का मंदिर। क्या है इसका वास्तविक नाम? सहस्त्रबाहु का मंदिर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अर्थात हजार भुजाओं वाले विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, सहस्त्रबाहु अर्थात हजार भुजाओं वाले, जिसे अपभ्रंश के कारण सास बहू का मंदिर कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसका वास्तविक नाम जो है सहस्त्रबाहु मंदिर है, अर्थात हजार भुजाओं वाले विष्णु भगवान को समर्पित है यह मंदिर, जिसे अपभ्रंश के कारण क्या कहा जाने लगा है? सास बहू का मंदिर कहा जाने लगा है। पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें मान मंदिर महल। ठीक है, मान मंदिर महल जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। एक क्वेश्चन इससे बन गया। तो मान मंदिर महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ठीक, अब बात करें मान मंदिर महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? राजा मानसिंह तोमर ने करवाया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें जौहर कुंड और सूरज कुंड कहाँ पर स्थित है? तो सूरज कुंड और जौहर कुंड हमारे मान मंदिर महल में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन इससे बन गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें, एक क्वेश्चन वो बनता है कि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को किस महल के कैदखाने में कैद किया था? तो औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को ग्वालियर में स्थित मान मंदिर महल के तहखाने में कैद किया था। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे मान मंदिर महल से। ठीक, तो बात करें हम जो हमारा प्राचीन मान मंदिर महल है, इसका निर्माण 1486 से 1517 ईस्वी के बीच में प्रतापी राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया। ठीक, तो मानसिंह तोमर द्वारा किस मंदिर महल का निर्माण करवाया गया है? मान मंदिर महल का निर्माण करवाया गया। दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप कि ये हमारा मान मंदिर महल है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करें, इस महल के अंदर जौहर कुंड और सूरज कुंड स्थित हैं। तो जौहर कुंड और सूरज कुंड कहाँ पर स्थित हैं? तो मान मंदिर महल में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करें कि मान मंदिर महल के तहखाने में एक कैदखाना है। इतिहास कहता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद को कैद करके रखवाया था और बाद में उसे समाप्त करवा दिया था। ठीक, तो ये हो गया हमारा मान मंदिर महल। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गुजरी महल।
ठीक है, किसकी बात करें? गुजरी महल। तो गुजरी महल हमारा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। तीसरा क्वेश्चन, गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने किसके लिए करवाया था? तो अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के आवास के लिए करवाया था। ठीक, इसका नाम गुजरी महल क्यों पड़ा? चौथा क्वेश्चन, तो बात करें जो मृगनयनी थी वो किस वंश की थी? गुजरी वंश की थी या गुजर वंश की थी, इसलिए इसका नाम गुजरी महल पड़ा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम बात करें जो हमारा गुजरी महल है कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया। 15वीं शताब्दी में अपनी सर्वाधिक प्रिय रानी मृगनयनी के आवास के लिए कराया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। मृगनयनी का जो जन्म है वह किस वंश में हुआ था? गुजर वंश में हुआ था, इसलिए यह महल गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है गुजरी महल या गुजरी महल। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मनहर देव मंदिर। ठीक, तो इससे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मनहर देव का मंदिर कहाँ पर है? तो मनहर देव का मंदिर हमारा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, या मनहर देव में कौन मंदिर स्थित है? जैन मंदिर स्थित है। इस मंदिर यहाँ पर किस भगवान या किस तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पर भगवान शांतिनाथ की मूर्ति स्थापित है। दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक, तो मनहर देव मंदिर, तो ग्वालियर जिले में मनहर देव में प्राचीन जैन मंदिर स्थित है। क्या है? प्राचीन जैन मंदिर स्थित। तो ठीक है, तो ग्वालियर के किस स्थान पर प्राचीन जैन मंदिर है? तो मनहर देव में जैन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की 4 से 5 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, जो चतुर्भुज मंदिर है दोस्तों ये ग्वालियर के किले के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये है दोस्तों हमारा चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, ये है हमारा चतुर्भुज मंदिर। तो हम बात करें दोस्तों ग्वालियर के किले की पश्चिमी चढ़ाई पर आधा मार्ग पार करने पर सड़क के किनारे कटा हुआ छोटा सा मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो इससे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इससे केवल एक क्वेश्चन बन सकता है कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर? तो चतुर्भुज मंदिर हमारा ग्वालियर में स्थित है। और चतुर्भुज मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो चतुर्भुज मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय विलास महल। ठीक है, तो जय विलास महल की बात करें दोस्तों तो यह जय विलास महल किसका निवास स्थल है? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जय विलास महल कहाँ पर है? तो जय विलास महल हमारा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, किस राज परिवार का निवास स्थल है इसमें? तो सिंधिया राज परिवार का निवास स्थल है इसमें। ठीक है, यह क्या है? यह एक महल और संग्रहालय भी है। ठीक है, इसके कितने कमरों को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है? 35 कमरों को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इस महल का ज्यादातर हिस्सा किस स्थापत्य कला से प्रभावित है? तो किस स्थापत्य कला से प्रभावित है? इटालियन स्थापत्य कला से प्रभावित है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो हम बात करें जयविलास महल जो है हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। तो जयविलास महल ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का क्या है? वर्तमान निवास स्थल है। ठीक है, तो हम बात करें जयविलास महल ग्वालियर में जो है हमारा सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं बल्कि एक भव्य संग्रहालय भी है, अर्थात इसमें निवास भी है सिंधिया राज परिवार का और किस में तब्दील है? संग्रहालय में भी तब्दील है। इस महल के 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक है, 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है और जो बाकी जितने कमरे हैं उसमें सिंधिया राज परिवार का निवास है। इस महल का ज्यादातर हिस्सा किससे प्रभावित है? इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा जयविलास महल। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो में पिक में कि ये हमारा जयविलास महल बना हुआ है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों और क्या है ग्वालियर में? तो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ठीक है, तो दाता बंदी छोड़ जो गुरुद्वारा है कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में, ग्वालियर के किले के अंदर स्थित है। अब बात करें दोस्तों कि इस किले का निर्माण इस गुरुद्वारे का निर्माण क्यों कराया गया? तो हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर में सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह को मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के दुर्ग में बुलाया था। ठीक है, तो उसके पश्चात वो यहाँ पर आए थे, तो उन्हीं के सम्मान में जो है इस विशाल दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया जो इसका प्रतीक है। ठीक है, तो
क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा हमारा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, सिखों के कौन से गुरु ग्वालियर आए थे, तो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह कहाँ पर आए थे, ग्वालियर आए थे। ठीक है, उनकी याद में कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो उनकी याद में बंदी छोड़ गुरुद्वारा बनाया गया था। चलिए आज देखते हैं कि सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह को मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर दुर्ग में ही बुलाया था। ठीक है, दुर्ग में निर्मित विशाल बंदी छोड़ गुरुद्वारा इसी का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो कि कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है। सिंपल सी बात है। ठीक, तो सिखों के कौन से गुरु ग्वालियर आए थे, हरगोविंद सिंह किसने बुलाया था, मुगल बादशाह जहांगीर ने बुलाया था। उनके प्रतीक में क्या बनाया गया, बंदी छोड़ गुरुद्वारा बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें दोस्तों झांसी की रानी की समाधि। ठीक, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी बात करें 1857 की क्रांति में इनके अगेंस्ट कौन था, जनरल ह्यूरोज। कौन था, ह्यूरोज। ठीक है, जिसने कहा है कि यदि 1857 की क्रांति में कोई मर्दों की तरह लड़ा है तो वो कौन है, झांसी की रानी है। ठीक, झांसी की रानी की जो समाधि है दोस्तों हमारी ग्वालियर में स्थित है। आइए बात करते हैं हम, क्वेश्चन बन सकता है इससे कि झांसी की रानी की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक, तो हम बात करें कि अंग्रेजों से सन 1857 की क्रांति में लड़ते लड़ते शहीद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संगीत सम्राट तानसेन की समाधि या इनको मकबरा भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित होने के पश्चात मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए इनको जो समाधि है इसको मकबरा भी कहा जाता है। बात करें हम संगीत सम्राट तानसेन की समाधि, तो संगीत सम्राट तानसेन की समाधि या मकबरा कहाँ पर बना है दोस्तों, ग्वालियर में बना है। यह मुगल स्थापत्य कला का एक नमूना है। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तानसेन की समाधि कहाँ पर है या तानसेन का मकबरा कहाँ पर बना है, तो ग्वालियर में बना है। किस स्थापत्य कला में बना है, तो मुगल स्थापत्य कला में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बात करें मोहम्मद गौस का मकबरा। ठीक है, तो दोस्तों मोहम्मद गौस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मोहम्मद गौस से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहम्मद गौस कहाँ के थे। ठीक, तो मोहम्मद गौस कहाँ के थे, अफगान के थे। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि मुगल सम्राट अकबर के धर्मगुरु कौन थे, तो कौन थे, मोहम्मद गौस थे। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, तो मोहम्मद गौस का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आप ये बात करते हैं कि अफगान के मोहम्मद गौस मुगल सम्राट अकबर के क्या थे, धर्मगुरु थे। ठीक है, ग्वालियर में स्थित मोहम्मद गौस का मकबरा एक भव्य इमारत है कि इसकी नक्काशीदार जालियां व गुंबद कलात्मक हैं। यह मकबरा 100 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, हमारा ग्वालियर में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं सरोद घर। तो दोस्तों ग्वालियर में एक सरोद घर स्थित है। ठीक है, ग्वालियर में एक सरोद घर स्थित है जो कि किसके स्मृति में बनाया गया है, तो यह सरोद घर हाफिज अली खां की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, हाफिज अली खान जो हैं ग्वालियर से ही थे। उनके पुश्तैनी निवास स्थान को 1995 में क्या बना दिया गया है, सरोद घर बना दिया गया है। ठीक, इसमें हाफिज अली खान के सरोद के अलावा उनके वंश के अन्य कलाकारों के वाद्य यंत्रों को संजोकर रखा गया है। ठीक है, तो बात कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर में स्थित सरोद घर का नाम क्या है, किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो हाफिज अली खान की स्मृति में बनाया गया है। ठीक, और बात कर सकते हैं कि इसमें किसका सरोद रखा गया है, तो हाफिज अली खान के सरोद के साथ साथ उनके वंश के अन्य कलाकारों के वाद्य यंत्र रखे गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खान का ग्वालियर के पुश्तैनी निवास स्थान को सरोद घर के रूप में 1995 में स्थापित किया गया है। इसमें स्वर्गीय हाफिज अली खान के सरोद के साथ साथ उनके वंश के अन्य कलाकारों के वाद्य यंत्र संजोकर रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे बात करें दोस्तों हम घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों हमारा, तो घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है घाटी गांव अभ्यारण्य, ग्वालियर में। तो घाटी गांव अभ्यारण्य से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो घाटी गांव अभ्यारण्य से क्वेश्चन बन सकता है कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि घाटी गांव अभ्यारण्य किस
पक्षी के संरक्षण के लिए है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य हमारा विलुप्त सोनचिड़िया अर्थात उसी को बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए है। इसके बाद हम बात करें कि गुप्तेश्वर मंदिर और धुआं हनुमान मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है, ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं घाटी गांव अभ्यारण्य से। आइए बात करते हैं, ग्वालियर जिले में स्थित घाटी गांव अभ्यारण्य 1981 में अस्तित्व में आया। कब आया? 1981 में अस्तित्व में आया। 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य में विलुप्त सोन चिड़िया, ठीक है, इसी का नाम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको संरक्षण प्रदान किया गया है? सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, यहीं पर धुआं हनुमान मंदिर तथा गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सोन चिड़िया है, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ग्वालियर में एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ग्वालियर में एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ग्वालियर में सूर्य मंदिर कहाँ पर बना है, तो कहाँ पर बना है? मुरार में बना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर में स्थित सूर्य मंदिर किस मंदिर की तर्ज पर बना है, तो किस मंदिर की तर्ज पर बना है? उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम कि ग्वालियर के मुरार में सैनिक छावनी के निकट एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। यह सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर के अनुरूप बना है। ठीक, इसके बाद हम थोड़ी सी मुरार की बात कर लेते हैं। तो मुरार पूर्व में एक ब्रिटिश सैन्य छावनी था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुरार जो था मध्य भारत के विद्रोह स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है 1857 के विद्रोह में मध्य भारत के विद्रोह का स्थान क्या था, तो क्या था? मुरार था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम डबरा। ठीक है, तो डबरा की बात करें दोस्तों, डबरा से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि डबरा में क्या स्थित है, तो डबरा में शुगर मिल स्थित है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्वालियर में शुगर मिल कहाँ पर है, तो ग्वालियर में शुगर मिल डबरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। ठीक है, तो ग्वालियर जिले में स्थित डबरा में 1942 में शुगर मिल की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? शुगर मिल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मोती महल। ठीक, तो मोती महल की बात करें दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा मोती महल है यह कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मोती महल कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम बात करें गोपांचल पर्वत। ठीक है, तो गोपांचल पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? हमारा ग्वालियर में। पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, तो गोपांचल जो है पर्वत कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है, इसी पर्वत के कारण जो है ग्वालियर का नाम क्या पड़ा? पहले गोपांचल था। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है ग्वालियर का पूर्व नाम क्या था? गोपांचल। किस पर्वत के नाम पर था? गोपांचल पर्वत के नाम पर। ठीक है, तो ग्वालियर का प्राचीन नाम इस पर्वत के नाम पर क्या पड़ा? गोपांचल पड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों ग्वालियर के धार्मिक और दर्शनीय स्थल। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ग्वालियर में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान। बड़े ही अच्छे से पढ़ना दोस्तों, ग्वालियर से काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप बहुत सारी बुकों को पढ़ते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यदि ग्वालियर ज़िले को आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको किसी अन्य बुक से ग्वालियर और किसी अन्य इंस्टीट्यूट में ग्वालियर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे दिए हुआ नॉलेज अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर भी करें। यदि आप शेयर करेंगे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे, चैनल ज़्यादा वीडियो देखे जाएंगे चैनल के, तो क्या होगा, मैं और नए नए अपडेट इस पर करूँगा। ठीक है, और अच्छा नॉलेज आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए तो हम बात करेंगे कि ग्वालियर में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो हम बात करें सबसे पहले दोस्तों 1946 में गजाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक, तो गजाराजे, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? गजाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब की गई? 1946 में की गई। तीसरा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। आइए देखते हैं हम बात करें कि
1946 में गजाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसकी विशेषता क्या है? यह मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है। ठीक है, हो गया। गजाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। स्थापना कब हुई? 1946 में। विशेषता क्या है इसकी? यह मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखना कि जो हमारे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो ग्रीन कलर से जो भी लिखा है यह ग्वालियर जिले के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसको नोट करके लिखा है और ग्रीन कलर के पेन से लिखा है। तो दोस्तों हम बात करें कि जो ग्रीन कलर से लिखा है वो ग्वालियर जिले में नहीं है, वह किसी अन्य जिले का है। यहाँ पर उसका पढ़ने का एक फायदा है हमारा कि दोस्तों हम 1946 को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम 1946 से संबंधित और चीजें भी देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश में हुई हैं या शिक्षा से संबंधित हुई हैं जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 1946 यहाँ पर देखा था, तो 1946 में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1946 में डॉक्टर हरि सिंह, ठीक है, 1946 में जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसकी भी अपनी एक विशेषता है कि दोस्तों यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, 1946 देख लिया दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1957। ठीक, तो 1957 में ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो हमारा ग्वालियर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। अब बात आती है कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एशिया या भारत का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि 1957 में महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई जो कि ग्वालियर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यह एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इसके साथ साथ और 1957 में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई नोट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1957 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? जबलपुर में हुई। कहाँ पर हुई? जबलपुर में। 1957 में ही विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई दोस्तों? उज्जैन में हुई। ठीक है, तो 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो कि कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1964 में ग्वालियर में जीवाजी राव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, इतना ही देखना है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जीवाजी राव विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 1964 में हुई है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चलिए 1964 में मध्य प्रदेश में और कौन कौन से विश्वविद्यालय बने हैं देख लेते हैं। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? जबलपुर में की गई। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। इसकी विशेषता क्या है? यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 1964 में ही देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो कि कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में हुई। इससे क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि परिसर की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो कौन सा है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। चलिए पुनः आ जाते हैं हम ग्वालियर पर। ठीक, तो एनसीसी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीसी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है। इसके बाद हम बात करें कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है हमारा? तो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 2008 में हुई है। कब हुई है? 2008 में हुई है। ठीक है, तो हम बात करें कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई है कब? 2008 में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या है इसकी विशेषता? यह मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2008 में ही ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? 2008 में हुई है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम कि 2008 में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई ग्वालियर में। विशेषता है यह मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय। यहाँ पर मानसिंह तोमर के बारे में एक बात और लिखी है दोस्तों। तो बात करें कि मानसिंह तोमर के कारण ही ग्वालियर संगीत को ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके कारण ग्वालियर संगीत को ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? मानसिंह तोमर के कारण ही जाना जाता है। ठीक है, आइए 2008 पढ़ रहे हैं ग्वालियर में, तो 2008 से संबंधित और विश्वविद्यालय देख लेते हैं हम जो हमारे मध्य प्रदेश में बने हैं। तो बात करें कि 2008 में महर्षि परिणि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई उज्जैन में। कहाँ पर की गई? उज्जैन में। इसके बारे में एक विशेषता है और है दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि परिणि संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2008 में कहाँ पर की गई? उज्जैन में। इसके बाद हम 2008 में और बात करें तो 2008 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि कहाँ पर है? अमरकंटक अनूपपुर में है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक अनूपपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2008 में हुई। इसकी विशेषता क्या है? तो यह एशिया तथा भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है। ठीक है, एशिया तथा भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? अमरकंटक अनूपपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लिए हमने ग्वालियर में स्थित शिक्षण संस्थान, जिसके साथ साथ हमने और अन्य शिक्षण संस्थान भी देख लिए जो उसी डेट से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर लगभग मैं मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों को के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, जिनको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और आपके डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो की लिंक मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों ग्वालियर में स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठनों या संस्थानों के कार्यालय या मुख्यालय। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों सबसे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं हम दोस्तों, ये लिखा है खंडपीठ। ठीक, क्या लिखा है? खंडपीठ। लेकिन हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ अर्थात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और इसकी दो खंडपीठ कहाँ पर बनी है? एक बनी है इंदौर में और दूसरी हमारी बनी है ग्वालियर में। और इसकी तीसरी प्रस्तावित कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश की खंडपीठ कहाँ पर है? यदि ऑप्शन में ग्वालियर है तो इंदौर नहीं होगा, और इंदौर होगा तो ग्वालियर नहीं होगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? ग्वालियर में। और यदि पीठ पूछी जाए तो जबलपुर में। ठीक, मध्य प्रदेश महालेखाकार का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का भू बंदोबस्त राजस्व मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, तो दोस्तों इनको बड़े ही अच्छे से याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि मध्य प्रदेश महालेखाकार का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश भू बंदोबस्त राजस्व मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर। भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें ग्वालियर में स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक, तो हम बात करें दोस्तों पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ठीक, तो पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारत का प्रथम वकील प्रशिक्षण संस्थान, या हम यूँ बोल दें एडवोकेट्स कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है? हमारा ग्वालियर में स्थित है। इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो एडवोकेट्स कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हमारा ग्वालियर में स्थित है। या इसको हम बोल सकते हैं भारत का प्रथम वकील प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों IIITM, या यूं बोल दें हम भारतीय सूचना
प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं IIITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। IIITM कहाँ पर है? हमारा ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, देश का पहला भूगर्भ एवं खनिज म्यूजियम। देश का पहला भूगर्भ एवं खनिज म्यूजियम हमारा कहाँ पर है? ग्वालियर में। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, नगरीय अपशिष्ट से बहुउपयोगी जैविक खाद बनाने का संयंत्र हमारा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक, तो नगरीय अपशिष्ट से बहुउपयोगी जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तैरता हुआ रंगमंच। भारत का पहला तैरता हुआ रंगमंच कहाँ पर बनाया गया? तो कहाँ पर बनाया गया? ग्वालियर में बनाया गया। और ग्वालियर के किस ताल में बनाया गया? बेता ताल में बनाया गया। ठीक है, तो वही लिखा है कि तैरता हुआ रंगमंच कहाँ पर बनाया गया है? ग्वालियर के बेता ताल में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ग्वालियर के बेता ताल में बनाया गया है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी विशेषता है दोस्तों, यह भारत का पहला तैरता हुआ रंगमंच है। तो भारत का पहला तैरता हुआ रंगमंच कौन सा है? ग्वालियर का तैरता बेताल पर बना रंगमंच, बेता ताल। ठीक है, बेता ताल। ठीक है, जो हमारा ग्वालियर में स्थित ताल है बेता, उस पर एक तैरता रंगमंच है जो कि भारत का पहला तैरता रंगमंच है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, स्टोन पार्क। किसकी बात करें हम दोस्तों? स्टोन पार्क की बात करें तो स्टोन पार्क जो है हमारे मध्य प्रदेश में दो स्थित है, एक तो ग्वालियर में, दूसरा कटनी में। ठीक है, तो स्टोन पार्क कहाँ पर है? ग्वालियर और कटनी में स्थित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हमारा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम। तो रूप सिंह स्टेडियम हमारा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं हमारे यहाँ इससे कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूधिया रोशनी से युक्त मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम ग्वालियर में। तीसरा क्वेश्चन कि ओडीआई अर्थात एक दिवसीय मैच, विश्व एक दिवसीय मैच में पहला दोहरा शतक बनाने वाला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर जी हैं। और इन्होंने यह दोहरा शतक कहाँ पर बनाया था? ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में बनाया था। ठीक है, किस देश के खिलाफ खेलते हुए बनाया था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस वर्ष में बनाया था? बस 2010 में बनाया था। ठीक है, वही लिखा है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हमारा ग्वालियर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यह मध्य प्रदेश का पहला दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम है। मध्य प्रदेश का पहला दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम है। यहाँ पर वर्ष 2010 में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर का यह दोहरा शतक विश्व में एक दिवसीय मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया पहला दोहरा शतक था। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बात करें हम ग्वालियर से संबंधित प्रमुख हस्तियां। ठीक है, तो ग्वालियर से संबंधित प्रमुख हस्तियों को पढ़ने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्वाला ऋषि के बारे में या ग्वालियर ऋषि के बारे में, जिनके नाम पर ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा। ठीक है, तो ग्वालियर ऋषि की बात करें हम तो ग्वालियर ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जो है हमारा ग्वालियर का नाम क्या पड़ा? ग्वालियर पड़ा, जबकि इसका प्राचीन नाम गोपांचल था। ठीक है दोस्तों, तो अपन पहले भी समझ चुके हैं कि जो हमारा गोपांचल नाम था ग्वालियर का क्यों था? गोपांचल पर्वत के कारण। और उसका ग्वालियर नाम क्यों पड़ा? ग्वालियर ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। ठीक है, तो ग्वालियर ऋषि कहाँ से थे? हमारे ग्वालियर से थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में हम बात करें दोस्तों, तानसेन। तानसेन से दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तानसेन जो थे हमारे संगीत सम्राट थे, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हमारा ग्वालियर के बेहट नामक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गांव का नाम जरूर याद रखना, बेहट नामक गांव। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इनका जो मूल नाम था क्या था? रामतनु पांडे था। चौथा क्वेश्चन, इनके गुरु कौन थे? गुरु हरिदास थे। पांचवा क्वेश्चन, किसके नवरत्नों में थे? तो किसके नवरत्नों में थे? अकबर के नवरत्नों में थे। इनका छठवां क्वेश्चन, इनका विवाह किससे हुआ? तो इनका विवाह
मृगनयनी की दासी हुसैनी से हुआ था। इनकी मृत्यु कैसे हो गई? दीपक राग गाते हुए हो गई। इनको किस राग में विशेष महारत हासिल थी? तो इनको भैरव राग में विशेष महारत हासिल थी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इनसे बनते हैं दोस्तों। इनकी समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। इनके सम्मान में तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? ग्वालियर में होता है। तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आइए जल्दी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म ग्वालियर के निकट बेहट नामक गांव में हुआ था। इसको बड़े अच्छे से याद रखना कि तानसेन जी का जन्म कहाँ पर हुआ? बेहट नामक गांव में हुआ 1532 ईस्वी में। तानसेन जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक, तो तानसेन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। संगीत सम्राट तानसेन का जो वास्तविक नाम था क्या था? रामतनु पांडे था। बड़े अच्छे से याद रखना है आपको। इनके पिता का नाम क्या था? मकरंद पांडे था। ठीक, महान संगीताचार्य गुरु हरिदास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और वो शीघ्र ही तानसेन की अतुलनीय गायक के रूप में ख्याति फैल गई। ठीक है, जैसे ही गुरु हरिदास ने इन्हें अपना शिष्य बनाया, शीघ्र ही तानसेन की अतुलनीय गायक के रूप में ख्याति फैल गई। ठीक है, चलिए हम बात करें ग्वालियर की रानी मृगनयनी की एक दासी हुसैनी से इनका विवाह हुआ था। किससे इनका विवाह हुआ था? हुसैनी नामक दासी से, जो कि किसकी दासी थी? रानी मृगनयनी की। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि अकबर को उपहार स्वरूप किसने भेंट किया था? तो रीवा के महाराज रामचंद्र ने उन्हें अकबर को उपहार स्वरूप दे दिया और अकबर ने भी उन्हें ससम्मान अपने नवरत्न में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, तो अकबर ने तानसेन को पूर्ण सम्मान के साथ अपने नवरत्न में शामिल कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तानसेन जी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो तानसेन जी की मृत्यु जो है 1585 ईस्वी में दीपक राग गाते हुए हो गई थी। तानसेन जी को पता नहीं था कि वो दीपक राग गा रहे थे। ठीक, और उस समय राग में इतनी शक्ति होती थी कि जैसे ही उन्होंने दीपक राग गाया वो उनको आग लग गई और वो जलकर भस्म हो गए। ठीक है, बात करें तानसेन जी को किस राग में विशेष महारत हासिल थी। तो तानसेन जी को भैरव राग में विशेष महारत हासिल थी। ग्वालियर में इनका जन्म होने के कारण ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है तथा इनके सम्मान में ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हस्ती कौन है हमारी? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब तक के सबसे अच्छे पीएम माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। काफी बड़ा हृदय माना जाता है इनका। ठीक, तो बात करें दोस्तों कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ है? 25 दिसंबर 1924 को हुआ है। इनके जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या है दोस्तों? ग्वालियर है। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्या थे? राजनीतिक सचिव थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 मई 1996 तथा दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। ठीक है, एक क्वेश्चन इनसे ये बनता है कि सबसे छोटा प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। ठीक है, जो कि मात्र 13 दिन का था, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। ठीक है, और क्या है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में हम कि राजनीति के महापिता इनको किसने कहा है? मनमोहन सिंह जी ने कहा है। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीति के महापिता की संज्ञा से भी अभिहित किया है। ठीक है, तो राजनीति के महापिता की संज्ञा से किसने अभिहित किया है? तो मनमोहन सिंह ने अभिहित किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें हम दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस मतलब उत्तम राज्य प्रबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे कहाँ से थे? ग्वालियर से ही थे। कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। इनकी विशेषता क्या है? ये प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे। इनके समाचार पत्र को बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि प्रताप किसका समाचार पत्र है? तो दोस्तों प्रताप हमारा जो समाचार पत्र है वो किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी का है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों रूप सिंह और शिवेंद्र सिंह। रूप सिंह और शिवेंद्र सिंह कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। इनके बारे में विशेषता क्या है? इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो रूप सिंह और शिवेंद्र सिंह क्या है? प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं जो जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद बात करें अमजद अली खां कहाँ से हैं? दोस्तों हमारे ग्वालियर से हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस विधा से संबंधित हैं? तो ये सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हाफिज अली खान। ठीक है, तो हाफिज अली खान भी कहाँ से संबंधित हैं? ग्वालियर से संबंधित हैं। ठीक है, एक किससे संबंधित हैं? ये
किस विधा से संबंधित हैं? तो ये सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक हैं। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं शंकर राव पंडित और नारायण राव पंडित। ये भी किस जिले से संबंधित है? हमारे ग्वालियर जिले से संबंधित हैं। ये किस गायन से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये हमारे ख्याल गायन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ख्याल गायन से संबंधित हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजा भैया पूंछ वाले। तो राजा भैया पूंछ वाले भी किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हमारे ग्वालियर से संबंधित हैं। और किस गायन से संबंधित हैं? तो ये सरोद गायन से संबंधित हैं। बड़े अच्छे से याद रखना दोस्तों इन चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि शंकर राव पंडित किस गायन से संबंधित हैं? तो ख्याल गायन से संबंधित हैं। राजा भैया पूंछ वाले किस गायन से संबंधित हैं? तो सरोद गायन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। विवेक अग्निहोत्री, एक भी कहाँ से हैं? ग्वालियर से। क्या है? एक फिल्म निर्माता है। क्या है? एक फिल्म निर्माता हैं। ठीक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मीत ब्रदर्स। मीत ब्रदर्स भी कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। इनके बारे में विशेषता क्या है? तो ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायक जोड़ी है। ठीक, इसके बाद चलिए बात करते हैं निदा फाजली। निदा फाजली भी कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। इनके बारे में विशेषता क्या है? ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक और शायर हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। इनके बारे में विशेषता देख लेते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी हैं। ठीक है, इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं ये वर्तमान में। और बात ही करें साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ से हैं? हमारे ग्वालियर से। पहला क्वेश्चन, ये वर्तमान में सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो हम बात करें कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं तथा पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों ग्वालियर से संबंधित प्रमुख हस्तियां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दोस्तों ग्वालियर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो हम बात करें दोस्तों ग्वालियर में मैग्नीज, संगमरमर, चीनी मिट्टी और गेरू पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों ग्वालियर में दिया सलाई के डिब्बे बनाने का एक कारखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ पर लगता है? ग्वालियर में लगता है, जो कि टैक्स फ्री होता है और ये प्रति वर्ष दिसंबर से जनवरी में लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसकी एक और विशेषता है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला हो गया दोस्तों कुंभ का मेला। ठीक है, इसलिए इसको दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यदि कुंभ के मेले को छोड़ दें तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुंभ का मेला भी हमारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला हो गया कुंभ का मेला, और दूसरा सबसे बड़ा मेला हो गया दोस्तों ग्वालियर में लगने वाला व्यापारिक मेला। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला हमारे ग्वालियर में लगता है। ठीक है, कब लगता है? दिसंबर जनवरी में लगता है और ये टैक्स फ्री है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें दोस्तों ग्वालियर जिले का इतिहास, बस थोड़ा सा और रह गया दोस्तों, इसको हम बड़े जल्दी पढ़ लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ग्वालियर जिले की इतिहास की। ठीक है, तो ग्वालियर जिला अपने भव्य किले, पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों, ग्वालियर अपने भव्य किले, पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थलों व मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं ऊपर, एक कहने की कोई बात ही नहीं है कि ग्वालियर जो है अपने भव्य किले, पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थलों मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, विश्वविख्यात है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ग्वालियर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, कछवा या इसी को कच्छपात भी कहते हैं तथा सिंधिया वंश की राजधानी रहा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर निम्नलिखित में से किन वंश की राजधानी रहा? तो गुर्जर वंश की राजधानी रहा, प्रतिहार वंश की राजधानी रहा, तोमर वंश की राजधानी रहा, कछवाया वंश की राजधानी रहा और सिंधिया वंश की राजधानी रहा। ठीक है, ग्वालियर के बारे में कहा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि 8वीं सदी में राजा सूरजसेन एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित थे। तब ग्वालियर नामक संत ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया। तब राजा सूरजसेन ने उन्हीं के सम्मान में इस शहर का नाम ग्वालियर रखा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ग्वालियर का नाम ग्वालियर क्यों है, गोपांचल से ग्वालियर कैसे हुआ। ठीक है, तो जो हमारे राजा सूरजसेन थे एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित थे, तब ग्वालियर नामक संत ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया, इसलिए राजा सूरजसेन ने उनके सम्मान में इस शहर का नाम क्या रख दिया? ग्वालियर रख दिया। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर जिले का प्राचीन नाम, आपको गोपांचल तो पता है, साथ ही साथ वत्स को भी आप बड़े ही
अच्छे से याद रखेंगे कि वत्स किसका प्राचीन नाम है, तो वत्स ग्वालियर का प्राचीन नाम है। तो ग्वालियर का प्राचीन नाम दोस्तों गोपांचल और वत्स भी है। ठीक है, चलिए, तो ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल और वत्स भी मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों प्रतिहार शासकों के पश्चात कच्छपगात अर्थात कछवाहा वंश के शासकों ने का 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन रहा। ठीक है, तो प्रतिहार शासकों के पश्चात कच्छपगात शासकों का 12वीं शताब्दी तक शासन किया यहाँ पर ग्वालियर में। बाद में गजनी ने ग्वालियर पर कब्जा किया। ठीक है, याद रख लेना है आपको कि कच्छपगात के शासकों के पश्चात गजनी ने शासन किया था या कब्जा किया था कहाँ पर, ग्वालियर में। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर पर कब कब्जा किया था या कब ग्वालियर के दुर्गों को जीता था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर के दुर्गों को जीता था। ठीक है, इतना ही याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम बात करें कि ग्वालियर में तोमर वंश की नींव किसने रखी थी। तो ग्वालियर में तोमर वंश की नींव दोस्तों वीर सिंह देव ने रखी थी। याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो 1308 ईस्वी में वीर सिंह देव ने ग्वालियर में तोमर वंश की नींव रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में मानमंदिर महल और गुजरी महल का निर्माण करवाया। इन्हीं के कारण ग्वालियर संगीत को ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे मानसिंह तोमर हैं इसी तोमर वंश के हैं जिनकी स्थापना या न्यू वीर सिंह देव ने रखी थी। ठीक है, तो मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में मानमंदिर महल गुजरी महल का निर्माण करवाया। ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं। इन्हीं के कारण ग्वालियर संगीत को ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि किन के कारण ग्वालियर संगीत को ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है, तो मानसिंह तोमर के कारण। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1765 ईस्वी में मराठा शासकों ने ग्वालियर दुर्ग पर अपना आधिपत्य किया। ठीक है दोस्तों, ये क्यों देख रहे हैं हम, चलिए आगे बात करते हैं कि 1765 में मराठा शासकों ने ग्वालियर दुर्ग पर अपना आधिपत्य किया। ठीक है, मराठों में ही से थे दोस्तों हमारा सिंधिया वंश। ठीक है, तो दोस्तों बात आती है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की नींव किसने रखी, तो महादजी सिंधिया ने रखी है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस सिंधिया शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया, तो दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी बनाया इसको। ठीक है, सिंधिया वंश के लोगों के बारे में मैंने बताया नहीं है हस्तियों में जो लिखा है, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि सिंधिया राज परिवार कहाँ से, हमारा ग्वालियर से है। ठीक है, तो 1810 में महादजी सिंधिया ने ग्वालियर के किले की बागडोर संभाली और ग्वालियर में सिंधिया वंश की नींव रखी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की नींव किसने रखी, महादजी सिंधिया ने रखी। इसके बाद हम बात करें दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी ग्वालियर, यहाँ पर दोस्तों लिखा जाना था उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप उसको सुधार लेना कि दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की। अर्थात उन्होंने, जो हमारे दौलत राव सिंधिया ने हैं, उन्होंने उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। ठीक है, यहाँ पर ग्वालियर होना चाहिए था, यहाँ पर उज्जैन होना चाहिए था। ठीक है, तो दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर स्थानांतरित की। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ग्वालियर जो था दोस्तों ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत की राजधानी भी था। ठीक है, ये भी याद रख लेना दोस्तों कि ग्वालियर मध्य प्रांत की राजधानी भी था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों ग्वालियर संभाग, ठीक है, इतिहास से अलग हो गए हम। ग्वालियर संभाग तथा जिला मुख्यालय दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ग्वालियर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, आजकल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि ग्वालियर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दे देंगे आपको, NH3, NH75, NH92 और NH7। ठीक है, तो कौन सा नहीं गुजरता, NH7 नहीं गुजरता। ठीक, वही लिखा है हमने ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चन आप गलत ना करें एग्जाम में, कि ग्वालियर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, आप याद रख सकते हैं NH3, NH75 और NH92। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।